हेलो स्टूडेंट्स, बिजी है इजी के इस सेक्शन में हम लोग आपके लिए लाए हैं ऐसे बोर्ड के क्वेश्चन मैथ्स के जिसमें स्टूडेंट्स को खासकर प्रॉब्लम्स होती हैं। उन क्वेश्चन को देख के ऐसा डर लगता है कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे नहीं होंगे। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी थ्रू आउट ईयर आपने मेहनत की है, आपने जो मेन क्वेश्चंस किए हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, उससे बच्चा नहीं डरता क्योंकि वो उसको आते ही है। फॉर्मूला बेस्ड, थियरम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, डेरिवेशंस जो आते हैं, प्रूफ दैट आते हैं, वो सब बच्चों को आते हैं। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ऑफ बीट अलग से क्वेश्चन होते हैं और वो आ जाता है तो बच्चे उसमें घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसमें घबराने का नहीं है। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, बाद में करना। और अगर आपको वो आता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं आए ऐसे एक आध क्वेश्चन ही होते हैं, एक दो क्वेश्चन ही होते हैं एग्जामिनेशन में, पेपर में। तो उससे डरना नहीं है हमें एग्जाम में कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा। अगर वो बहुत हार्ड है तो सबको ही हार्ड लगेगा, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना है। उस क्वेश्चन को इनिशियली लेफ्ट कर देना है, पूरा पेपर करना है और एंड में उस क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे हर एक चैप्टर में कुछ चैप्टर में ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो अलग से होते हैं, जो इवन पहले बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो खासकर उन क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इजी बना के। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 8 men and 12 boy can finish a piece of work in 10 days। तो भाई यहाँ अगर हम देखें तो 8 men है एंड 12 बॉयज है। वो पूरा काम जो कंप्लीट करते हैं 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। और जो दूसरा दिया है दैट 6 men एंड 8 बॉय कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो ये डेटा कुछ गिवन है। अब इसमें क्या वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई जगह को कलर करना है, तो उसमें हम लोगों ने 8 men को बुलाया है, 12 बॉय को बुलाया है। तो वो लोगों ने टोटल 10 डेज कलर काम 10 डेज लिया उस जगह को कलर करने में। या तो दूसरा सिचुएशन ऐसा दिया है कि 6 men को बुलाएं और 8 बॉयज को बुलाएं, तो वो 14 डेज लगा रहे हैं पूरे काम को कंप्लीट करने में। फाइनली ऐसा पूछा है कि 1 man अलोन अगर काम करेगा उस जगह पे तो वो कितना डेज लेगा उसको कंप्लीट करने में। ऑब्वियस बात है, इतने सारे लोग अगर साथ में काम करेंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। और अगर एक आदमी, एक मैन या एक बॉय अगर टाइम लेगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो वही पूछा है कि अगर 1 man अलोन उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 1 बॉय अलोन उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। सो हमको वही फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करना है उसको पहले लिख देते हैं। लेट 1 man अलोन complete this piece of work in X days। Suppose इसको X day लगेंगे and 1 boy complete work in Y days। और सपोज इसको Y days लगेंगे, ठीक है। अब हमको इसकी इक्वेशन बनानी है। इसकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। सो इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए LHS और RHS में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखो मैन बॉय है, पर्सन है, और RHS में डे है, तो वो कोई इक्वेशन नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे 8x 12y, ऐसा नहीं बनेगा बिकॉज LHS RHS में फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो उसको देखते हैं। देखो फर्दर एग्जाम में हमको यहीं से चालू करना है, ये सिर्फ आपके रफ के लिए है, ठीक है। सो 1 man 1 day वर्क कितना होगा, विच इज 1/x। ऑब्वियस बात है, अगर वो x डेज लेता है काम कंप्लीट करने में तो एक दिन में कितना होगा, 1/x काम होगा, ठीक है। तो वही अपना 8 men 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, सो विच इज 8/x। सिमिलरली 1 boy 1 day वर्क कितना होगा, 1/y। सो कितना है पहले इक्वेशन में, 12। 12 बॉय 1 डे वर्क कितना होगा, विच इज 12/y बराबर। अब देखो इक्वेशन बनेगी, हम लोग 1 डे को इक्वेट कर रहे हैं। 1 डे वर्क ऑफ 8 men, 12 डे वर्क ऑफ सॉरी 1 डे वर्क ऑफ 8 men, 1 डे वर्क ऑफ 12 बॉय इज 1 डे वर्क ऑफ आफ्टर ऑफ हाउ मेनी डेज, 10 डेज। तो ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। दूसरे सेम इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हो 6 men और 8 बॉयज, तो सेम ऐसा ही बनेगा। और 1 कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 14 डेज में। तो आप शॉर्ट इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे 8 men 12 बॉय है तो 8/x 12/y इक्वल टू 10 डेज ले रहे हैं तो 1/10 कर देने का, ठीक है। ये शॉर्ट में हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आएगा ही।
लेट यहाँ पे आप ले लो, लेट 1/x को u ले लेते हैं एंड 1/y को v ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आ ही जाएगी। मेन था इक्वेशन बनाना। तो अगर आप इसको ऐसा लोगे 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/10 एंड 6u प्लस 8v इक्वल टू 1/14। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सॉल्व करके u एंड v की वैल्यू फाइंड कर लो और आप u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो भी अपन ने लिया है 1/x। तो आपका जो ओवरऑल आएगा कि भाई मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, सो मैन टोटल काम कंप्लीट करेंगे 140 डेज में। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 140 डेज एंड y आपका आएगा 280 डेज, ठीक है ना। सो बॉय आपका 280 डेज में काम कंप्लीट करेंगे और अकेला अगर आदमी करेगा तो 140 डेज लगाएगा। ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ बिकॉज ये आप सबको आता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो u और v की वैल्यू मिलेगी, u और v की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी। बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, इसीलिए बाकी ये बेसिक इक्वेशन आपको आती ही है बनाने, सॉल्व करने। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखो आप ध्यान दो, 8 मैन और 12 बॉय तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर एक अकेले आदमी से काम कराओगे तो 140 डेज लग रहे हैं उसको काम कंप्लीट करने में, ठीक है। तो होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए समझ में। अब आपको ऐसा पूछा है 5 men and 10 boys complete piece of work in 15 days, so 5/x 10/y equal to 1/15। तो वो इक्वेशन बनाने आ गया, आपको फास्ट बनाने आ गया। प्लस अगर मान लो आपको एग्जामिनेशन में लिखने का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको मैंने लिख के भी दे दिया है कैसे इसको। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। 2 pipes running together can fill a cistern in 3 1/13 minute, ठीक है। 1/13 मिनट मतलब एक कंटेनर जैसा है, मान लो उसमें 2 पाइप हैं, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है इसमें, and 2 pipes running together fill the cistern, suppose this the whole volume of the cistern is v volume, और वो इसको 3 1/13 मिनट में फिल कर देते हैं। मतलब कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं इसको, तो टोटल टाइम इनको लगता है कंप्लीट करने में, फिल करने में इसको वो लगता है 3 1/13 दैट इज 40/13 मिनट, बराबर। इतना टाइम लगता है इनको इसको फील करने में। दोनों को साथ में मान लो इस स्टेप को चालू कर दिया, इस पाइप को ओपन कर दिया, तो ये पूरा कितने मिनट में भर देंगे ये मिलके, ये पूरा इस सिस्टम को ये कंप्लीट 40/13 मिनट में भर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल, मतलब अपन मान लेंगे कि एक पाइप, इसमें ऐसा बोला है कि एक पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है। मतलब अगर मान लो कि मैं इस मोटे वाले पाइप को बाहर निकाल दूं और इस जो नैरो पाइप है इससे ही पानी भरूं इस कंटेनर में, तो वो उससे 3 मिनट कम टाइम ज्यादा टाइम लेगा, बराबर। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं, अगर ये t मिनट लेगा फिल करने में, तो ये t प्लस 3 मिनट लेगा इस पूरे v को फिल करने में अलोन, ठीक है। सो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल दिस सिस्टम। अपन को ये टाइम निकालना है, तो कितना टाइम इसका अपने पास आएगा, ओके। सो देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 pipes running together fill the cistern in, तो v वॉल्यूम जो है, या तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, सबसे पहले अपन सपोज पाइप को नेम दे देते हैं, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। तो सबसे पहले मैं पाइप 1 के लिए इक्वेशन लिखता हूं और पाइप 1, ओके। सो t टाइम में ये v वॉल्यूम भर देता है, बराबर। तो 1 मिनट में ये कितना वॉल्यूम फिल करेगा, ऐसा। सो 1 मिनट में, इन 1 मिनट पाइप 1 फिल कितना फिल करेगा, v/t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा ये, बराबर। सिमिलरली इन 1 मिनट पाइप 2 कितना वॉल्यूम फिल करेगा, तो पाइप 2 के लिए कैसी इक्वेशन बनेगी, ये पाइप 1 के लिए बन गई, तो पाइप 2 के लिए कैसी बनेगी, t प्लस 3 टाइम में v वॉल्यूम, सो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम,
तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे v अपॉन टी प्लस 3। ओके, डेटा ये हो गया। अगर ये अकेले ये पाइप 1 अकेला अगर इसको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये पूरा v वॉल्यूम कितना टाइम लेगा भरने में ये पूछा है। और अगर अकेले इसको चालू किया तो ये कितना टाइम लेगा वो पूछा है। सो देखो हमको इस इक्वेशन को कैसे बनाना है, दोनों को साथ में चालू करेंगे तो अब देखेंगे, दोनों को साथ में चालू किया तो 3 यानी 40/13 मिनट में ये इसको फिल कर देंगे। अब अपन इसको 1 मिनट के ऊपर इक्वेशन बनाते हैं। देखो सबसे पहले पाइप 1 मिनट में v अपॉन टी वॉल्यूम फिल करेंगे। दूसरा पाइप 2 1 मिनट में v अपॉन टी प्लस 3 फिल करेंगे। और मिलके 1 मिनट में v अपॉन, मिलके 1 मिनट में कितना कर रहे हैं v अपॉन 1 मिनट में 3 130 बराबर। इक्वेशन बन गई। इसका 1 मिनट निकाल लिया, दूसरे पाइप का 1 मिनट निकाल लिया, और 1 मिनट का तो डेटा दिया ही गया है। 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1/13 मिनट। तो वो कितना करेंगे 1/13 करेंगे। बस अब ये v कैंसिल आउट हो गया। 1/t प्लस 1/t प्लस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40/13 हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 13/40। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका एलसीएम लेंगे तो t इंटू टी प्लस 3, यहाँ पे t प्लस 3 प्लस t इक्वल टू 13/40। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम आएगा वो 5 मिनट आएगा सॉल्व करने से। मैं सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ बिकॉज क्वाड्रेटिक इसके बाद तो आप लोग को आता ही है सॉल्व करना। मेन है मेरे को इक्वेशन सिखाना कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ध्यान रखना 1 मिनट में ये v/t भरता है। कौन सा पाइप? पाइप 1 मिनट में ये पाइप 2, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा। तो उसके हिसाब से 1 मिनट की ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। अब ये वाले वर्ड प्रॉब्लम में भी काफी बच्चों को डाउट होता है, जैसे कि ये स्पीड और टाइम वाला। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इसमें जैसे x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर। अब अपन को फिजिक्स की ये बेसिक इक्वेशन पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ध्यान रखना x takes 3 hours more than y, मतलब वो 3 hours ज्यादा लेता है। ठीक है, तो ये टाइम डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो 3 hour है वो टाइम डिफरेंस दिया है, मतलब 3 hour जो है दैट इज अ टाइम डिफरेंस। x टाइम डिफरेंस x takes 3 hours more, मतलब x का टाइम ज्यादा है इसीलिए वो पहले लिखा है y से। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल x कोई जगह पे 9 hours में पहुंचा तो y उसी जगह 6 घंटे में पहुंच गया, इसलिए 9 - 6 = 3। तो ये टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट वाइज आपको ये मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है कि क्या रिलेशन बन सकता है। सो 3 = tx - ty कर दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग। सो सपोज x की स्पीड जो है वो x ही लेते हैं और y की स्पीड y ही लेते हैं। सो 3 = ये आवर्स में है, ध्यान रखना। टाइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इसकी x है, और इसका 30 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड इसकी y है। 3 कॉमन और कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 10/x हो जाएगा और ये 10/y हो जाएगा बराबर। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। इसमें लेट 1/x को आप u ले लें और 1/y को आप v ले लें, तो आपका ये इक्वेशन बनेगा 1 = 10u - 10v बराबर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इफ x डबल हिज स्पेस, मतलब x ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, सो इट इज ही इज अहेड ऑफ y, मतलब अब वो y से अहेड हो गया, मतलब वो जल्दी पहुंचेगा तो उसका टाइम कम हो जाएगा बाय 1.5 आवर। अब जो टाइम डिफरेंस है वो 1.5 आवर है, मतलब 3/2 आवर्स हुए ये। सो अब जो टाइम ऑफ y है वो ज्यादा है और टाइम ऑफ x है वो कम हो गया बिकॉज उसने स्पीड को बढ़ा दिया। सो दिस इक्वेशन क्या होगा 3/2 y का टाइम, y ने तो कोई चेंज किया ही नहीं अपने स्पीड में, तो डिस्टेंस तो 30 ही ट्रैवल किया है और इसकी स्पीड y है, लेकिन x ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, अब ये 2x हो गया बराबर। सो इस इक्वेशन में अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये 1/2 हो जाएगा, ये 10/y हो जाएगा, यहाँ से ये 10 और ये 5/x हो जाएगा। अगेन आपने 1/x को u लिया है
और इसको v लिया है, तो ये 10v हो गया और ये माइनस 5u हो गया। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, दैट इज 1 इक्वल टू 10u माइनस 10v, सिंपल इक्वेशन है ये, और 0.5 इक्वल टू 10v माइनस 5u। अगर आप इस इक्वेशन को सीधा ऐड करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 कैन बी रिटन एज 5u, तो u आपके पास आ गया 1.5 बाय 5, सो x आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन 1.5 बराबर। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई विच कम्स आउट टू बी 10/3, ठीक है। सिमिलरली आप x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सपोज अगर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सपोज आप या तो u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो v मिल जाएगा, v से आप y निकाल सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, मेन तो इक्वेशन फॉर्मेशन ही था, सॉल्व तो आपको हो ही जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x विल गेट द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। तो x की स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल x की स्पीड कितनी थी 10/3 बराबर, और y की कितनी आई ओरिजिनल स्पीड 5, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन है इक्वेशन फॉर्मेशन, बाकी तो आपको आता ही होगा। ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको इक्वेशन फॉर्मेशन आए। तो ध्यान रखना, ये कभी भी है कि कोई किसी से आगे है या पीछे है तो हमेशा यही इक्वेशन बनेगा, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू, जिसका ज्यादा टाइम है वो पहले लिखो, जिसका कम टाइम है वो बाद में लिखो, दैट्स इट। और टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, 1/4 of the herds of camel was seen in the forest, okay, twice the square root of the herds has gone to the mountain, the remaining 15 camels were seen on the bank of the river, find the total number of camels। आपको यहाँ पे total number of camels find out करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि भाई कहाँ पे कितने कैमल्स हैं, ओके। सो लेट देयर आर टोटल x कैमल्स, सो लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स जो हैं वो x है। अब देखो इसमें से 1/4 जो है वो फॉरेस्ट में है, 1/4 सीन इन द फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट had gone to the mountain and the remaining 15 were seen on the bank of the river, so इतने, और टोटल नंबर ऑफ x है, so सबको इज इक्वल टू x लिख दिया बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर आना है, तो यहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। जैसे अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे LCM 4 हो जाएगा, सो x प्लस दिस विल बिकम 8 root x plus 60 and this 4 will go on that side, so it will become 4x, so this will become 3x, because if x goes on RHS it will become 3x minus 8 root x minus 60 equal to 0। अब स्टूडेंट्स को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट आप यहाँ पे x को y स्क्वायर ले लो बराबर। अगर आप ऐसा करते हो, x को y स्क्वायर लेते हो, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 8y, बिकॉज अगर x y स्क्वायर है तो रूट x y होगा बराबर, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 63 is 180, 180 का क्या कॉम्बिनेशन होगा, -3 होगा, सो इट विल बिकम माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इक्वल टू 0 बराबर। नाउ यहाँ से 3y आप कॉमन निकालोगे, सो y माइनस 6 प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 6 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y माइनस 6 and 3y plus 10 equal to 0, so product is 0 when either one of them is 0, so y minus 6 equal to 0 or 3y plus 10 equal to 0, so y equal to 6 or y equal to minus 10 upon 3, this is not possible, so y equal to 60 because number negative में नहीं हो सकता, number of camels निकाल रहे हैं तो वो तो नेगेटिव में कैसे होंगे। सो y 6 आया तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कैमल्स x थे एंड x की वैल्यू y स्क्वायर जितनी है, सो ये हो जाएगा आपका 36। सो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स जो है वो 36 हैं, ओके।
फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2ap इज 7n+1 इज टू 4n+27। ये क्या दिया हुआ है आपको? नॉर्मली ये क्वेश्चन में दिया है कि दो एपी हैं और उनके सम का रेशियो दिया है। जैसे सपोज एक आपका एपी है फॉर एग्जांपल Sn, बराबर, तो उसका जो nth टर्म है और एक दूसरा एपी है, दोनों के nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, देखें which is 7n+1 अपॉन 4n+27। अगर आपको इसको समझना है तो देखो मैं एक अलग दिया क्या, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कोई एपी है, सपोज मैं एक सिंपल एपी बनाता हूँ। जैसे एक एपी है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में दिया क्या वो समझने के लिए, एक है 3, 6, 9, 12, ये एक एपी है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसके nth टर्म का सम बताओ, तो nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये इसके nth टर्म की फॉर्मूला होती है। सो इसमें इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 3, n-1 कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 3, बराबर। सो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? This comes out to be n/2 into 6 plus 3n-3, which comes out to be n/2 and 3n+3। तो ये एक AP है, बराबर। उस AP का ये सम ऑफ nth टर्म है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ nth टर्म? आई थिंक आपको पता होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे n1 डालूं तो 1 पुट करूंगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली 3 होगा। अगर मैं n=2 डालूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा? 9। दैट मीन्स यहाँ 2 डालो, देखो 9 आएगा आंसर, बराबर। देखो 2 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 6 प्लस 9, 9 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 9 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आएगा, 4 पुट करूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म आएगा। तो ये एक एपी है, इस एपी का ये nth टर्म का सम है। ऐसे ही मान लो हम एक दूसरा एपी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दूसरा एपी लेता हूँ, एक सिंपल ही एपी ले रहा हूँ मैं, सपोज 4, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो इसका nth टर्म का सम क्या होगा? ये फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं तो n/2 फर्स्ट टर्म 2a plus n-1 and the common difference is also 2 here, so this comes out to be 4 plus 2n minus 2. Okay, so n/2 into 2n plus 2 ये आ गया। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ओनली द 1। सॉरी 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। 2 पुट करूंगा तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 ही आंसर आएगा। देख लो यहाँ n को 2 पुट करके 6 आएगा। अगर मैं n को 3 पुट करूंगा तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आएगा, वो आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं जैसे ये दो अलग अलग एपी हैं, बराबर, ये अलग एपी है, ये अलग एपी है। अब इस दोनों अलग अलग एपी है तो दोनों को अलग नेम कर दूं, भाई तू SN डैश हो जा, तू SN हो जा। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, समझ रहे हो आप? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अब यहाँ पे mth भी लिख सकते हैं, nth भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं आपको एक सिंपल से करके बताऊं, अगर यहाँ पे mth टर्म लिखा है मैंने, ये mth की जगह nth टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। और आपको qth टर्म भी लिख सकते हैं। इनको जो भी अल्फाबेट यहाँ पे देना है वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी उनकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया कि गिवन क्या है, समझ में आया ना गिवन क्या है। तो ऐसे जैसे मैंने ये दो अलग अलग एपी बनाए, उनके रेशियो निकाल दिए, ये चीज आपको गिवन है। और उसपे से आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, मतलब उनके nth टर्म का रेशियो क्या है। जैसे कि इस वाले का nth टर्म क्या होगा? देखो इस वाले में डायरेक्टली लिख देता हूं विच इज 3n, बिकॉज मैं n को 1 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 6 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 9 आएगा। दूसरे वाले का nth टर्म क्या है? 2n, n पुट करूंगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा एंड सो ऑन।
तो हमको ये चीज पूछा है, आप समझ रहे हो क्या पूछा गया है इसमें, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, जैसे इसमें इन दोनों का रेशियो nth टर्म का 3/2 आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ और ये क्वेश्चन को करता हूँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दें, ध्यान रखना पहले ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो खासकर स्टैंडर्ड वाले ध्यान दें, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले, n की जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर आप n की जगह 2n, इसका डेरिवेशन भी होता है बट अभी तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन नहीं बताना है, तो जस्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। n की जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर n की जगह आप 2n-1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे जैसे m लिखा है तो 2m-1 पुट कर दें। ऐसे अगर nth टर्म बोला होगा तो 2n-1 पुट कर दें, qth टर्म बोला होगा तो 2q-1 पुट कर दें। हाँ ठीक है, वो कोई भी, जैसे मैं बोलूँ 7th टर्म तो 7th टर्म का नाम बोले भाई तू n है, 9th टर्म तो 9th टर्म को बोला है तू q है। तो ऐसा जनरलाइजेशन कोई भी अल्फाबेट यहाँ दिया होगा, m दिया होगा, n दिया होगा, q दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। जैसे अगर मान लो n टर्म दिया है तो आपको क्या पुट करना है, जहां पे भी n है वहां पे 2n-1 पुट कर देना है। तो मैं इस सारे को रब कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Sn, हमको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा में गिवन क्या है, ठीक है। ये चीज गिवन है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट n इज इक्वल टू 2n-1, जहां पे n है वहां 2n-1 रखो। जैसे m है तो 2m-1 रख दो, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जगह q बोला हो तो 2q-1 रख दो, तो अपन n की जगह 2m-1 पुट करते हैं। ऐसे करने से ये आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेशन भी होता है, मैं अभी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, रेगुलर क्लास में कराते हैं। जस्ट अभी मैं आपको आंसर में एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो बता देता हूँ, ओके। सो देयरफॉर an अपॉन an डैश, अभी अगर इसको आपको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 14m - 7 + 1 अपॉन 8m - 4 + 27. So this can be written as 14m - 6 अपॉन 8m + 23। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है ये। इसका आपको रिवर्स भी पूछ सकते हैं। रिवर्स में क्या पूछेंगे कि आपको ये ध्यान रखना, ये एक नोट करके लिख देने का है। अगर आपको ये डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे ये वाला डेटा गिवन था और आपको ये पूछा था, Sn अपॉन Sn डैश गिवन था और A अपॉन A डैश पूछा था, आपको A अपॉन An डैश देके Sn अपॉन Sn डैश भी पूछ सकते हैं। अगर ऐसा पूछे तो ध्यान रखना है, अगर आपको ये पूछा हो ये डेटा देके तो आपको n की जगह n+1/2 पुट करना है। और अगर ऐसा पूछा है तो अभी अपन ने किया ही 2n-1 पुट करना है n की जगह, ठीक है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं एपी का। यहाँ पे आपको दिया है द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, दैट मीन्स यहाँ पे जो डेटा गिवन है, sum of nth term of AP is n into 4n plus 1. That means अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो sum of first term आएगा, 2 पुट करूंगा तो sum of first 2 term आएगा, 3 पुट करूंगा तो sum of first 3 term of AP आएगा, ठीक है। और आपको बोला है व्हाट इज nth term of AP, मतलब आपको SN दिया है और AN निकालना है। ध्यान रखना, आपको SN दिया है और AN निकालना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं। सो if your n is equal to 1, अगर मैं यहाँ पे n को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो S1 हो जाएगा, which is sum of first term। तो sum of first term का मतलब होता है आपका first term ही, बराबर। क्या आ जाएगा वो बताओ, यहाँ पे पुट करने से 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 5, 5 1 सा 5। तो ये आपका आंसर आया, sum of first term is 5, which is also the first term। नाउ अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं यहाँ पे, दैट मीन्स इट विल गिव मी अ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। सो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म होगा क्या, विच इज योर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म।
ओके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूंगा, मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ n की जगह, दैट मीन्स दिस विल गिव द आंसर S2 which is sum of first two term, this will be 8 plus 1 9, 9 2 is 18। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी मिल गया। अब अगर आप सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? देखो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड टर्म का डायरेक्टली। ध्यान रखना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे तो सेकेंड टर्म का आंसर आएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये देखो, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? इट इज 18 minus first term is 5, so this will give you 13 which is your second term। अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, आपको सेकेंड टर्म भी पता चल गया, तो AP क्या बनेगा? AP will be फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 13, तो थर्ड टर्म क्या आएगा? इससे कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? 8 का दिख रहा है, 13 माइनस 5 इज 8, तो 13 प्लस 8 नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 21 एंड सो ऑन। तो आपको AP आ गया। अब AP का जनरलाइज्ड फॉर्म अगर पूछा है तो जनरलाइज्ड AP तो आ ही गया अपने पास, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर जनरलाइज्ड फॉर्म पूछा है तो व्हाट इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ AP? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। व्हाट इज A हियर? द फर्स्ट टर्म इज 5, जनरलाइजेशन पूछा है तो n को एज इट इज रखेंगे एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8, so your answer comes out to be 8n minus 8, so this is 8n minus 3, 5 minus it is 3, so this is your nth term of AP। that means हमको डेटा में ये गिवन था, अगर मैं 1 पुट करता तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आता, 2 पुट करता तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आता, 3 पुट करता तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आता एंड सो ऑन। उस पर से हमने nth टर्म फाइंड कर लिया। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आएगा, 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इसका। स्टूडेंट्स अब कुछ बच्चों को इसमें भी काफी डाउट होता है, cos थीटा प्लस sin थीटा दिया होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन से करते हैं, बड़ा इजी होता है। जस्ट आप प्रोसीजर देखना, आपको ये डेटा गिवन है, इस पे से ये ऑटोमेटिकली कैसे आएगा। देखो आपको यहाँ पे दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। अब आप क्या करो, इसको इसमें से √2, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा रेशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना, ये √2 cos थीटा है तो cos थीटा को उधर लेके जाओ, बिकॉज cos में से cos कॉमन निकलेगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर। सो sin थीटा will become √2 cos theta, this cos theta goes on RHS, it will become negative, so √2 cos theta minus cos theta, so sin theta की जो वैल्यू आएगी आपकी वो √2 माइनस 1 इंटू cos थीटा आएगी, बराबर। अब इसको किस तरीके से रेशनलाइज करना है, देखो ध्यान रखना, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज आपने रेशनलाइजेशन इसी तरीके से किया है। यहाँ पे मैं sin थीटा इक्वल टू cos थीटा लिखता हूँ, दिस ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, बराबर। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कैसे होगा ये देखो, 1 अपॉन √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, दिस एंड इंटू cos sin थीटा लिखना रहेगा, इंटू sin थीटा एंड RHS में आया cos थीटा। ओके, इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, देखो √2 प्लस 1 अपॉन दिस विल बिकम 2 माइनस 1, सो 1 हो गया, इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। नाउ ओपन, ये तो 1 हो गया, √2 sin थीटा, 1 इंटू sin थीटा इज sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा। आपको चाहिए था cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा को वहां पे लेके जाओ, which is equal to √2 sin थीटा। देखो आपका आंसर आ गया। सो ध्यान रखना किस तरीके से प्रूफ करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना बड़ा आसान है, एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन आपको पता है, ये √2 को अलग कर दो, कैसे करोगे, cos को एक साइड लेके जाओ RHS में, तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, √2 माइनस 1 आ गया, उसको रेशनलाइज कर दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आए तो रेशनलाइजेशन करना मत भूलना।
ओके स्टूडेंट्स, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट। अब ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इसको बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ध्यान रखना ऐसे कभी भी क्वेश्चन है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो उससे क्या होगा, ये अप टू इनफाइनाइट है, बराबर ना, तो ये अप टू इनफाइनाइट है। अब अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो LHS विल बिकम x स्क्वायर एंड RHS में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 प्लस, अब ये वाला जो पार्ट है ये रूट के अंदर है, तो ये वाला रूट तो चला जाएगा स्क्वायर करने से, बराबर। तो अब क्या बचेगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, बराबर। बिकॉज इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा, उसमें से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, बराबर। यहाँ पे तो समझ में आया ना, ये इसका स्क्वायर किया तो ये x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे RHS में जो स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये वाला जो रूट है ये चला गया, तो बचा 2 प्लस √2 प्लस, तो ये अब ये यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। सो यहाँ से अगर आप देखोगे, सो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 प्लस ये ओवरऑल क्वांटिटी x ही है। देखो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ओके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इसे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सब टिपिकल क्वेश्चंस ही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड पेपर में ऐसा एक आध दो क्वेश्चन आ गया, इसीलिए ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही ऐसा है, ठीक है। सो अगर इसमें से x हम कॉमन निकालेंगे, सो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, okay, so from here x minus 2 and x plus 1 equal to 0, so therefore x minus 2 equal to 0 और x plus 1 equal to 0, so x equal to 2 और x equal to -1। ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, तो योर आंसर इज x equal to 2 इज योर आंसर। सो ध्यान रखना किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन कैसा है, दिखता टेंजेंट ऑफ सर्कल का है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है पॉइंट P जो है, ये सर्कल एक बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं वापस से, ठीक है, प्रॉपर दिस इज अ सर्कल, डेटा क्या गिवन है, एंड द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ओके। तो ये दिया हुआ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दिस लेंथ ऑफ OP इज 2r, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ये जो लेंथ है ये 2r है, ठीक है। मैंने थोड़ा फिगर ऐसा बनाया कि बड़ा दिख रहा है, बट दिस इज 2r। नाउ you need to find out the angle PAB. P, suppose this is your point A and this is your point B. So PAB आपको find out करना है. So this is an angle which you need to find out. Okay. So अब center to the tangent is always perpendicular. तो ये 90 डिग्री होगा, बराबर. So ध्यान देना, क्लियर। जैसे सेंटर टू द टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये 90 डिग्री होगा, ओके। अब आपको ये पता है, जैसे इसको मैं इजी वे में बताऊं कि किस तरीके से करना है आपको, तो हम थोड़ा यहाँ पे वापस से करते हैं। देखो ये जो है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ और वापस से देखते हैं थोड़ा। देखो तो आपको समझ में आया है कि PAB है क्या। PAB ये वाला एंगल है, दिस इज अ PAB जो आपको निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पता है सेंटर टू द टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये 2r है, ये r है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिगो भी यूज होगा, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होगा कि ध्यान रखना, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट सिर्फ सर्कल के थ्योरम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है कि टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइंड, ये सब पे ध्यान रखता है। लेकिन कभी हमेशा याद रखना, जब भी टेंजेंट ऑफ सर्कल का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक राइट ट्रायंगल बनता है। अगर राइट ट्रायंगल बनता है तो आप ट्रिगो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आप वहां पे यूज कर सकते हो।
यहाँ पे वही होगा। तो जैसे ये r है, ये 2r है और ये एंगल 90 है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये एंगल मिल जाएगा। सपोज ये एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज opposite upon hypotenuse, which is r upon 2r. तो sin theta can be written as half, so theta is 30 डिग्री, बराबर। सो ये 30 डिग्री हुआ, तो ये भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। ये थियरम आपको पता है, ये दोनों 30 डिग्री हुए, तो ये पूरा कितना डिग्री हुआ बताओ? ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये जो टेंजेंट की लेंथ है, ये दोनों लेंथ सॉरी टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट वन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये 60 डिग्री है। तो और अगर ये दो इस ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल PAB, ओके, सो ऐसे डायग्राम से हमको ये 30 डिग्री मिल गया। अब ध्यान रखना, इन ट्राइंगल PAB अगर हम देखें, सो इस ट्राइंगल में AB आपका जो है PA इज इक्वल टू क्या है? इक्वल टू PB है। ओके, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल आपका 60 है, सो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, और दोनों 60 होंगे, बिकॉज ये 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ गया। इसका मतलब PAB क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ध्यान रखना, कभी भी अगर टेंजेंट ऑफ सर्कल में कोई क्वेश्चन दिया है, R है, अगर आपको दो साइड दे दी है तो आप एंगल निकाल सकते हो। समझ में आया? आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे पाइथागोरस नहीं यूज करना है, बट ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज एंगल की बात है, ये वाला एंगल हमको पूछा था PAB, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस ट्राइंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और यहाँ पे आपको बताया कि जो पूछा गया है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन से ये पता चलता है, कभी भी टेंजेंट ऑफ सर्कल का क्वेश्चन आए तो आप ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना के, अगर आपको साइड लेंथ पता है तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो उसको इजी वे में कैसे करना है उसे देखते हैं अपन। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, तो एक पाइप को कनेक्ट किया है, दिस इज अ लॉन्ग पाइप, दिस इज नॉट अ शॉर्ट पाइप, इज अ लॉन्ग पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, दैट डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनटू द फ्रॉम अ कैनल इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक, यहां से पाइप को कनेक्ट किया गया है इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल टैंक है विच इज 10 मीटर इन डायामीटर। तो इसका जो डायामीटर है वो 10 मीटर है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस मैंने इसको स्मॉल कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में लिखा है। इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा। ओके, एंड 2 मीटर डीप। इसका जो हाइट है वो 2 मीटर है। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका जो रेट है, वेलोसिटी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फील्ड। तो यहाँ से जो वाटर है वो इसमें कलेक्ट हो रहा है, और ये टैंक को एट द एंड क्या कर देगा? फिल कर देगा पूरा इसको। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भी किस तरीके से रिलेशन बनाए। देखो, रिलेशन बनाना बड़ा इजी है, इसमें बहुत सिंपल सा है। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें से आया वही वॉल्यूम यहाँ पे कलेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर comes out of pipe in T time is equal to volume of water which is collected in tank in same amount of time, बराबर। So therefore volume 1 is equal to volume 2, जितना वॉल्यूम आया उतना वॉल्यूम वहां पे कलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसका तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, बेस एरिया इनटू हाइट होता है सिलिंड्रिकल टैंक का। सिलिंड्रिकल टैंक की जगह कोई कंटेनर दे देंगे, क्यूबॉइड दे देंगे, कोई भी देंगे, तो उनका वॉल्यूम आपको निकालने आता है। कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? नॉर्मली बेस एरिया इनटू हाइट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे तो भाई ये पाइप तो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे चेक करना होता है कि इसका कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लूइड बाहर आ रहा है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऐसा है,
कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लूइड बाहर आ रहा है? तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें से फ्लूइड बाहर आ रहा है वो सर्कुलर एरिया है, वो एरिया सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा भी हो सकता है कि वाटर एक कैनल में से फार्म में आ रहा है, तो कैनल का जो क्रॉस सेक्शन हो गया वो हो सकता है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो या स्क्वायर फॉर्म का क्रॉस सेक्शन हो, बट वही चेक करना है आपको, ओवरऑल पाइप को नहीं देखना है, ओवरऑल देखना है कि कौन से क्रॉस सेक्शन में से आ रहा है। तो ध्यान रखना वो जो क्रॉस सेक्शन में से ये जो वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जो वॉल्यूम को लिखते हैं वो VAT। इसका मैं डायमेंशन से डेरिवेशन करा देता हूँ। नॉर्मली तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन को 11th फ्लूइड में पढ़ाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन देखो सिंपल सा बताता हूँ, सिंपल ही है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? देखो मीटर पर सेकेंड, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो ये सब सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। दैट मीन्स VAT इज वॉल्यूम। तो देखो नॉर्मली अगर आप बुक्स में देखोगे ऐसे क्वेश्चन, टिपिकली रेफरेंस बुक्स में देखोगे 10th में, तो बड़ी अजीब सी मेथड होती है कि इतना वॉल्यूम इतने टाइम में, तो उतना वॉल्यूम कितने टाइम में, ऐसा सब नहीं करने का, बड़ा कंफ्यूजिंग होगा वो। ये बहुत इजी मेथड है, जितना वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन से बाहर आया उतना वॉल्यूम यहाँ नीचे कलेक्ट हुआ टैंक में। तो कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया से वॉल्यूम बाहर आया है, वो फ्लूइड बाहर आया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो वो वॉल्यूम जो होगा वो VAT होगा। और कितने टाइम तक आया है, कितने टाइम तक ये निकला है, तो VAT ध्यान रखना है। V इज अ वेलोसिटी, A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वो A क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और T इज अ टाइम। बराबर, मैंने वहां पे कैपिटल A लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल A कर देता हूँ। बराबर, सो देखो VAT लिख दिया मैंने यहाँ पे, सो दिस कैन बी रिटन एज VAT। और वो जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर और H। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, व्हाट इज बेसिकली हियर V, वेलोसिटी कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 3 इनटू मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है यहाँ पे? 10, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। ओके, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू यहाँ का वॉल्यूम पाई, आर कितना है? 5 स्क्वायर, और हाइट कितना है? 2। बस ये हो गया सॉल्व। इसको टाइम को सॉल्व करोगे तो ये आंसर सेकंड में आएगा। सेकंड में इसका फाइनल आंसर 100 मिनट है, मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। 100 मिनट इसका आंसर आता है, बट ये आंसर सेकंड में आएगा। ध्यान रखना, ये वाला जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना आपको आता है, डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो ये आंसर आएगा 100 मिनट आंसर आएगा फाइनली। ये वाला आंसर सेकंड में आएगा, बिकॉज हर एक यूनिट को अपन ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। देखो ध्यान रखना, वेलोसिटी MKS यूनिट में है, MKS समझ में आया ना, केजी मीटर टाइम सेकंड में है, जो वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है ना। लेंथ हमने मीटर में लिया हुआ है, सो ध्यान रखना यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है, एरिया में ये जो रेडियस है वो भी मीटर में करके रखा है, तो ये टाइम ऑटोमेटिकली सेकंड में आंसर देगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आंसर सेकंड में देगा। मतलब यहाँ पे अगर सेकंड में करें तो 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 0 हो जाएंगे, मतलब समझ में आई बात आपको। तो आंसर वो सेकंड में आएगा, तो डिवाइड बाय 60 करोगे तो 100 मिनट आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, ये ऑटोमेटिकली आंसर जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? आपका सेकंड में आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि भाई बहुत सिंपल है, एक सेक्शन से फ्लूइड आ रहा है और वो दूसरी जगह कलेक्ट हो रहा है। वो फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? वो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यहाँ पे सर्कुलर है, तो जो फ्लूइड उसमें से आएगा वो VAT वॉल्यूम का होगा, सो दैट इज अ VAT। और जहाँ कलेक्ट होगा उसका तो वॉल्यूम आपको पता ही होता है सर, ठीक है ना। यहाँ पे ये टैंक सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर H हुआ, बराबर। तो होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नोट कर लें इसे।